गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में समास का अभ्यास करेंगे। वैसे तो गुजराती में, संस्कृत में, सभी भाषाओं में समास का अभ्यास आप करते हैं। समास क्या है उसके बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे। हिंदी में जो समास के प्रकार है वह गुजराती जैसे ही है। आपने यदि गुजराती भाषा में समास को अच्छी तरह से सीख लिया होगा तो हिंदी में भी आप अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे। तो आज हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास का मतलब क्या है? सबसे पहले समास किसे कहते हैं? तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का काम है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का काम है। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। यानी कि समास का दूसरा नाम है सामासिक पद। दो या अधिक शब्दों जिसमें विग्रह करने पर नए शब्द उसमें रखे जाते हैं, लेकिन विग्रह से बीच में रहने वाले जो शब्द है उसका लोप हो जाने पर दो शब्दों से जो एक नया शब्द बनता है, दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। तो सबसे पहले हम समास के बारे में व्याख्या लिखेंगे। तो दो या अधिक शब्दों का, दो या अधिक शब्दों का, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर, प्रत्ययों का लोप होने पर, प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास का दूसरा नाम सामासिक पद, सामासिक पद भी उसे कहा जाता है। समास के शब्दों का समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह, दो सामासिक पद जो स्वतंत्र पद बना है उसको अलग करने से जो मिलता है यानी उसे समास का विग्रह कहते हैं। शब्दों का परस्पर संबंध, शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करने की
शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह करने से सामासिक पद का अर्थ स्पष्ट होता है। विग्रह करने से सामासिक पद का अर्थ स्पष्ट होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखें तो जैसे कि माता पिता, ये सामासिक पद है। माता पिता सामासिक पद है, पर उसका विग्रह करते हैं तो बनता है माता और पिता। वनवास, तो वन में वास, वन में वास। यहाँ दोनों उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सामासिक पद है जिसमें से हमने प्रत्यय निकाल दिए। प्रत्यय को निकालकर जो एक पद बनता है, स्वतंत्र पद बनता है, वह सामासिक पद या समास कहा जाता है। यहाँ पर माता पिता वह सामासिक पद है, उसका विग्रह करने पर माता और पिता। दूसरा है वनवास, तो वन में वास, वन में वास। इस तरह यहाँ पर उसका सामासिक पद है, यह विग्रह है। तो विग्रह क्या है और सामासिक पद क्या है, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का विग्रह क्या होता है, तो शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करने की क्रिया को विग्रह करते हैं। विग्रह करने से सामासिक पद का अर्थ अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो अब हम समास के प्रकार देखेंगे। तो समास के प्रकार में द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, जो गुजराती में है वही उसके प्रकार यहाँ पर भी है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास और मध्यम पद लोपी समास जैसे समास के विभिन्न प्रकार है। तो जिसमें दो पद स्वतंत्र है, दो पद स्वतंत्र है, एक के बिना दूसरा पद भी अपना पूरा अर्थ प्रकट कर सकता है, ऐसे सामासिक पद को हम द्वंद्व समास कहते हैं। विभक्ति प्रत्यय विग्रह करने पर जिसमें विभक्ति प्रत्यय यानी कि जिसमें कारक बीच में रखने से उसका पूरा अर्थ समझ में आता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास में देखें तो पूर्व पद, समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो पूर्व पद है वह संख्यावाचक हो, यानी कि दूसरा पद जो है यानी कि उत्तर पद है उसकी संख्या का निर्देश करता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है वह दूसरे पद की विशेषता दिखलाता है, यानी कि एक पद विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है। बहुव्रीहि समास में पूरा सामासिक पद जो है वह किसी वस्तु या व्यक्ति का निर्देश करता है। तो बहुव्रीहि समास में भी कर्मधारय समास की तरह ही एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण होता है। और उपपद समास में पूरा पूर्व पद है वह उसमें भी पहली से दूसरी से सातवीं विभक्ति से ये दोनों पद जुड़े होते हैं, उसमें भी कारक बीच में रखने से उसका अर्थ स्पष्ट होता है। और वाला प्रत्यय लगने पर, वाला प्रत्यय
विग्रह करने पर वाला प्रत्यय लगने पर जो दूसरा पद है वह क्रियापद पर से बना हुआ होता है और वाला प्रत्यय लगने पर वह उपपद समास बनता है। मध्यम पदलोपी समास में बीच वाला जो पद है वह बीच वाला पद उसमें लोप होता है। तो मध्यम पदलोपी समास में विग्रह करने पर फिर से वह बीच वाला पद बीच में रखा जाता है। और सातवां जो है अव्ययीभाव समास, तो पहला जो पद है उसका पूर्व पद है वह पूर्व पद किसी अव्यय से बना होता है। तो इस तरह समास के जो विभिन्न प्रकार है उसे उदाहरण के द्वारा हम विस्तृत रूप से देखेंगे। समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य भेद। सबसे पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद इन सामासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात इन शब्दों के बीच समानता का संबंध है। अर्थात इन शब्दों के बीच समानता का संबंध है। इन शब्दों के बीच समानता का संबंध है। बीच आने वाला समुच्चय बोधक और अथवा या लुप्त रहता है, जिसमें बीच में आने वाला समुच्चय बोधक अव्यय लुप्त और समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या लुप्त रहता है। जैसे उदाहरण देखें, रात दिन, तो विग्रह उसका होगा रात और दिन। समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर आता है। जब सामासिक पद बनाते हैं तो उसका क्या होता है, लोप होता है। समुच्चय बोधक अव्यय यानी उसे हम गुजराती में संयोजक बोलते हैं, संयोजक कहते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। दोनों पद अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखते हैं और दोनों पद प्रधान माने जाते हैं।
दोनों के बीच समानता होती है, समानता का संबंध होता है। बीच में आने वाला समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या लुप्त होता है। सामासिक पद बनाने पर लुप्त होता है, फिर उसका विग्रह करने पर ये दोनों पद बीच में रखे जाते, दोनों में से कोई एक पद बीच में रखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखें तो हार जीत, तो हार या जीत, हार या जीत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको विग्रह कर किस तरह किया जाए वह बात समझ में आनी चाहिए। यदि आप ये समझ लेते हैं कि उसका विग्रह किस तरह होता है तो आप आसानी से यह सामासिक पद का विग्रह करके उसका प्रकार बता सकते हैं। इसलिए आपको विग्रह किस तरह करना है यह बात अच्छी तरह से समझनी होगी। तो यहाँ पर द्वंद्व समास पहला प्रकार है, दोनों पद जिसमें स्वतंत्र होते हैं, दोनों पदों के बीच और अथवा या जैसा समुच्चय बोधक अव्यय का विग्रह करने पर प्रयोग होता है, और सामासिक पद बनाने पर दोनों पदों के बीच वाला जो समुच्चय बोधक अव्यय है वह लुप्त रहता है। इस तरह द्वंद्व समास बनता है। दूसरा प्रकार हम देखें द्विगु समास। मैंने आपको अभी बताया कि द्विगु समास में पहला पद जो है वह संख्या दर्शक होता है। पहला पद है वह संख्या दर्शक होता है, यानी कि संख्या का दूसरे पद की संख्या का निर्देश करता है, दूसरे पद की संख्या का निर्देश करता है। यहाँ पर द्विगु समास दूसरा प्रकार है, द्विगु समास। जिस समास का पहला शब्द, जिस समास का पहला शब्द, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो और पूरा समास दूसरे शब्द की संज्ञा का, दूसरे शब्द की संज्ञा का समूह दर्शाता हो, संज्ञा का समूह दर्शाता हो, उसे द्विगु समास करते हैं। द्विगु समास करते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। दूसरा उदाहरण पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह। यहाँ पर द्विगु समास मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि द्विगु समास में पूर्व पद है वह संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चौ यानी कि चार, पंच यानी कि पाँच। तो पहला जो पूर्व पद है वह क्या है, संख्या दर्शक है।
दूसरा जो पद है वह उसके समूह का निर्देश करता है। तो यहाँ पर जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो और पूरा समास दूसरे शब्द की संज्ञा का समूह दर्शाता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि प्रत्येक समास का पहला पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। प्रत्येक समास का पहला पद दूसरे शब्द की संख्या सूचित करता है। प्रत्येक समास का पहला पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। इस तरह द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद उसका समूह दर्शाता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आपको मेरे साथ ये व्याख्या और उदाहरण भी लिखने हैं। मेरे साथ साथ व्याख्या और उदाहरण भी आपको लिखने हैं, क्योंकि जब भी आपको फिर से पढ़ने की या जानने की या भूल गए हो तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता पड़े, देखना पड़े तो आप आसानी से अपनी नोट्स में वह देख सकते हैं। अब तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। समास का तीसरा प्रकार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें एक पद मुख्य और दूसरा पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विग्रह करने पर पद की कारक विभक्ति का विग्रह करने पर बीच में कारक विभक्ति लगती है और सामासिक पद बनाने पर वह कारक विभक्ति क्या होता है, उसका लोप होता है। यहाँ पर पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान है। तथा पहले पद की कारक विभक्ति का कारक विभक्ति का लोप हुआ है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के 6 कारक तत्पुरुष समास के 6 कारकों में मिलते। तत्पुरुष समास 6 कारकों में मिलते हैं, यानी कि विभक्ति प्रत्ययों में। जैसे गुजराती में पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कुल 8 विभक्तियाँ हैं। उसी तरह हिंदी में भी 8 विभक्तियाँ हैं। पहली को छोड़कर और लास्ट यानी कि 8वीं को छोड़कर दूसरी से 7वीं विभक्ति तक के जितने भी कारक प्रत्यय हैं वह इसमें तत्पुरुष समास में लगते हैं। तो पहली विभक्ति है कर्म तत्पुरुष।
कर्म तत्पुरुष 6 कारकों में मिलते हैं। यह समास 6 कारकों में मिलते हैं। 6 कारकों में मिलते हैं। उदाहरण के साथ साथ हम कारक भी देखते जाएंगे। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ कौन सा कारक लगा है? को। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में मंत्र मुक्त, मंत्र मुक्त, तो मंत्र से मुक्त, मंत्र से मुक्त, यहाँ पर से लगा हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो इसका उदाहरण देखें तो विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, जिसमें पद भ्रष्ट, पद से पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। अपादान ये संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है पितर पक्ष, तो पितरों का पक्ष, पितर पक्ष, तो पितरों का पक्ष, पितरों का पक्ष। संबंध के बाद अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में जल क्रीड़ा, तो जल में क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा। इतने उदाहरण आप अच्छे से लिख लो, फिर मैं इसे आपको समझाती हूँ कि तत्पुरुष समास क्या है। तो तत्पुरुष समास के में विभिन्न कारक लगते हैं। कारक यानी कि विभक्ति प्रत्यय, तो पहली विभक्ति के पहली और आठवीं विभक्ति को छोड़कर दूसरी से सातवीं विभक्ति तक के जितने भी प्रत्यय जहाँ पर लगे हैं उसी तरह उसका प्रकार बनता है। तो यहाँ पर को प्रत्यय है, तो कर्म तत्पुरुष समास में को प्रत्यय लगता है। कारक उसका क्या है? को। तो कर्म तत्पुरुष, तो विग्रह करने पर जब को लगता है स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्म तत्पुरुष बनता है। से कारक लगने पर, से कारक प्रत्यय लगने पर करण तत्पुरुष, करण यानी कि कार्य करने का साधन, तो मंत्र से मुक्त, तो से प्रत्यय लगने पर करण तत्पुरुष समास बनता है। संप्रदान यानी कि क्रिया का फल जिसको प्राप्त होता है, तो यहाँ पर विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, क्या करने के लिए आलय है? तो विद्या प्राप्त करने के लिए, तो उसका कारक प्रत्यय क्या है? के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष बनता है। अपादान यानी कि एक से एक पद दूसरे पद से भिन्न होता है, यानी कि अलग पड़ता है, तो उसमें से प्रत्यय लगता है। तो अपादान में पद से भ्रष्ट, वह पद से भ्रष्ट हुआ, वह क्लास से बाहर गया, ऐसा हम जब बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे में भिन्न, एक दूसरे के अलग होने का जिसमें भाव होता है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पद से भ्रष्ट से प्रत्यय लगने पर
अपादान तत्पुरुष समास बनता है। संबंध यानी कि पहला पद का दूसरे पद के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जब बताना है तो संबंध तत्पुरुष समास बनता है का पितरों का पक्ष, पिता का पुत्र, माता का पुत्र, तो हिंदी का व्याकरण। इस तरह पहला पद दूसरे पद के साथ किसी संबंध से जुड़ा होता है तब संबंध तत्पुरुष बनता है, उसमें का प्रत्यय लगता है। और अधिकरण क्रिया होने का स्थल और स्थान दिखाता है, समय दर्शाता है। अधिकरण में अधिकरण तत्पुरुष में क्रिया होने का स्थान और समय दर्शाता है। तो जल में क्रीड़ा, क्रीड़ा कहाँ पर हो रही है? जल में, तो यहाँ पर में प्रत्यय लगता है। तो इस तरह कर्म तत्पुरुष में को, करण तत्पुरुष में से, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, अपादान तत्पुरुष में से और संबंध में का और अधिकरण में कारक प्रत्यय लगने पर ये समास बनते हैं। तो जिसमें जिस सामासिक पद में जैसा प्रत्यय लगता है उसी तरह उसका प्रकार बनता है। इस तरह तत्पुरुष समास के ये भिन्न 6 प्रकार है जो आपको अच्छे से समझना है। ये प्रत्यय आप अच्छे से याद कर लोगे, को, से, के लिए, से, का और में, और उसका अर्थ अच्छे से समझ लोगे तो आपको विग्रह करने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि वह कौन सा तत्पुरुष समास का प्रकार है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं, बाकी के जो प्रकार हैं वह हम बाद में देखेंगे। जितने भी 3 प्रकार हमने देखे तो 3 प्रकार के आपको 5-5 उदाहरण होमवर्क में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।